नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बस शो। बंगाल की ममता सरकार ने खेला होबे दिवस के लिए एक तारीख चुनी थी, 16 अगस्त, जिस दिन जरूरतमंद बच्चों के बीच फुटबॉल बांटी जाएंगी। लेकिन तारीख और इतिहास एक ही नदी के किनारे है। तारीख का जिक्र हो रहा है तो इसके इतिहास का भी होगा। आजादी के ठीक एक साल पहले यही दिन था जब डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान हुआ था। कितने हिंदू मारे इसका कोई आधिकारिक हिसाब नहीं है। जब खेला के लिए ऐसी तिथि चुनी जाएगी तो सियासी रंजिश नजर आना स्वाभाविक है। जिस तारीख की जमीन पर भाजपा और टीएमसी आमने सामने है, और क्या था इस खूनी तारीख का इतिहास। देश का एक और राज्य है जहां राजनीतिक अस्थिरता हावी है। राज्य पूर्वोत्तर का है, लिहाजा चर्चा ही ठंडी पड़ी है। मेघालय के मुख्यमंत्री के घर पर पेट्रोल बम से हमला हुआ। शिलांग में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मेघालय के गृह मंत्री ने इस्तीफा तक दे दिया है। इसके बाद बात उस खबर की जिससे ना देश अछूता है और ना ही दुनिया। अफगानिस्तान की सत्ता हासिल करने के बाद वहां का मंजर कितना भयानक है। जेएनयू में पढ़ने वाले अफगान छात्रों को लेकर क्या होगा सरकार का अगला कदम, जानेंगे उन महिलाओं के बारे में जिन्होंने भारत में कदम रखते ही अपने मुल्क के हालात बयान किए। फिर जिक्र होगा सियासत का, वो दो नेता जिनके पास संसद में होने वाले हंगामे का हल है। बताएंगे क्यों कपिल सिब्बल ने बीते सालों में राहुल से बात नहीं की। कपिल सिब्बल ने क्यों कहा कि उन्हें याद भी नहीं है कि पिछली बार राहुल से कब मिले थे। आखिर में बताएंगे एक पॉजिटिव खबर, हाइड्रेशन मिशन जिसके लिए सरकार और निजी कंपनियों ने कमर कस ली है। पश्चिम बंगाल में आज खेला होबे दिवस मनाया गया। इसके तहत पश्चिम बंगाल खेल और युवा मामलों का विभाग विभिन्न खेल क्लब्स को 1 लाख से अधिक फुटबॉल बांटता नजर आया। टीएमसी का कहना है कि इसका पहल का उद्देश्य बच्चों और युवाओं के बीच चरित्र, राष्ट्र निर्माण और खेल भावना को बढ़ावा देना है। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान टीएमसी ने भाजपा के खिलाफ खेला होबे नारे का इस्तेमाल किया था। वहीं भाजपा इसे सियासी पहल करार दे रही है। वो इसके विरोध में शहीद सम्मान यात्रा निकालेगी। पार्टी का कहना है कि खेला होबे विरोधियों पर हमले का प्रतीक बन चुका है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ के सामने अपील भी की गई कि ये तारीख बदल दी जाए। ममता बनर्जी ने तारीख बदलने से साफ इनकार कर दिया। अब सवाल यह है कि 16 अगस्त 1946 को हुए डायरेक्ट एक्शन डे की कहानी आखिर क्या है। साल था 1946। आजादी की लड़ाई निर्णायक मोड़ पर थी। फिरंगी हुकूमत सत्ता छोड़ने की तैयारी कर चुकी थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने सदस्यों के समूह का गठन किया। इसका नाम था कैबिनेट मिशन। उनके भारत आते ही 16 मई 1946 को बैठक हुई। बैठक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि शामिल हुए। चर्चा का नतीजा यह निकला कि भारतीय गणराज्य की स्थापना होगी और भारत की सत्ता भारतीयों के हवाले होगी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कुछ और ही सोचा था। जिन्ना ने मांग उठाई कि तत्कालीन अविभाजित भारत के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भाग में अलग ऑटोनोमस और संप्रभु राज्य बनाए जाए। संविधान सभा ने मांग को सिरे से खारिज कर दिया। जुलाई 1946 में जिन्ना ने मुंबई में एक प्रेस वार्ता की। वार्ता में कहा गया कि मुस्लिम लीग एक अलग मुल्क पाकिस्तान चाहता है। अगर एक अलग मुल्क नहीं दिया गया तो मुस्लिम डायरेक्ट एक्शन डे को अंजाम देंगे। इतने बड़े ऐलान के लिए तारीख मुकर्रर की गई 16 अगस्त। मोटे तौर पर एक चेतावनी पूरे देश के लिए थी, लेकिन बंगाल में मुस्लिम लीग के हाथ में सत्ता थी। प्रधानमंत्री हसीन शहीद सुहरावर्दी ने शह दी और बंगाल में हिंदुओं का भीषण नरसंहार हुआ। सब कुछ डायरेक्ट एक्शन डे की आड़ में। 16 अगस्त की सुबह बेहद सामान्य थी, बाकी दिनों की तरह। दोपहर की दस्तक देते ही उपद्रव की कई खबरें आई। अब तक शायद ही किसी ने सोचा था कि छोटे मोटे उपद्रव की घटनाएं हिंदू के भयानक नरसंहार में तब्दील होने वाली हैं। नमाज का वक्त हुआ, हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि हजारों लोगों की नजर आने वाली भीड़ लाखों लोगों की थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भीड़ केवल स्थानीय नहीं थी, लोग ट्रकों में भरकर आए थे। कोलकाता में इकट्ठा हुई भीड़ को ख्वाजा नजीमुद्दीन और सुहरावर्दी ने संबोधित किया। भाषण खत्म होते ही नमाज का नजारा दंगों की तस्वीर में बदल गया। दिन खत्म होते होते हिंदुओं के न जाने कितने घर फूंक दिए गए। रात तक सेना ने मोर्चा संभाला, कर्फ्यू लगाया गया। सब ये उम्मीद लिए बैठे थे कि अब हालात सामान्य हो जाएंगे। 17 अगस्त को जो हुआ वो और भी ज्यादा भयानक था। नरसंहार हुए, बस्तियां जलाई गई और न जाने कितने हिंदू मौत के घाट उतार दिए गए। अराजकता, उपद्रव और दहशत का तांडव अगले 3 दिन तक चला। न जाने कितने हिंदू पलायन कर गए, न जाने कितने मारे गए। महज 72 घंटों के भीतर लगभग 6000 हिंदू मार दिए गए। इसके अलावा लगभग 1 लाख लोगों ने अपना सब कुछ छोड़ दिया। इस पूरे मामले पर अमेरिकी पत्रकार फिलिप टैलबॉट लिखते हैं, प्रांतीय सरकार के मुताबिक 750 लोग मारे गए थे, जबकि सैन्य आंकड़ों में 7 से 10 हजार लोगों के मरने की बात कही गई थी। 3500 लाशों को तो इकट्ठा किया गया था, लेकिन कोई नहीं जानता कि हुगली में कितने लोगों को फेंका गया, कितने लोग शहर के बंद पड़े नालों में घुटकर मर गए। 1200 के लगभग हुई भीषण आगजनी की घटनाओं में कितने लोग जला दिए गए और कितने लोगों का उनके रिश्तेदारों ने चुपचाप अंतिम संस्कार कर दिया।
एक सामान्य अंदाजा लगाया जाए तो मरने वालों की संख्या 4000 से ज्यादा और घायल होने वाले लोग लगभग 11000 थे। इसके अलावा जुगल चंद्र घोष नाम के एक स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि उसने 4 ट्रक देखे थे जिनमें से 3 फुट की ऊंचाई तक लाशें भरी हुई थी और इन लाशों से खून और विभिन्न अंग बाहर आ रहे थे। कलकत्ता के मेयर और कलकत्ता मुस्लिम लीग के सचिव एहसन उस्मान ने बांग्ला भाषा में लिखे हुए पैम्पलेट बांटे, जिनमें बंगाली में लिखा हुआ था, काफिरों तुम्हारा अंत अब ज्यादा दूर नहीं है, अब हत्याकांड होगा। बढ़ते दूसरे राज्य की तरफ जहां हालात सामान्य नहीं है। 15 अगस्त 2021 को मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के आवास पर पेट्रोल बम से हमला किया गया। हमले के वक्त उनके घर पर कोई नहीं था, लिहाजा जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। पूर्व विद्रोही नेता की मौत के बाद से ही शिलांग में विरोध प्रदर्शन और तोड़फोड़ जारी है। राज्य के गृह मंत्री लहकमन रिम्बोई ने 15 अगस्त को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इन हालातों को देखते हुए शिलांग में 2 दिन का कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके अलावा प्रदेश के कई इलाकों में इंटरनेट सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई है। शिलांग के कई इलाकों में पथराव की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। चेस्टरफील्ड थांक्यू नाम के उग्रवादी ने 2018 में समर्पण किया था। 13 अगस्त को उसकी पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें उसकी मौत हो गई। 15 अगस्त को उसका शव दफनाने के बाद ही ये हिंसा शुरू हो गई। अब बात उस देश के बांदिशों की जहां पर मंजर में केवल और केवल तबाही है। तालिबान का अफगानिस्तान पर पूरी तरीके से कब्जा है। हाल ही में सामने आए अफगानिस्तान के वीडियो और तस्वीरें वहां के हालात बताने के लिए काफी हैं। भारत भी सत्ता परिवर्तन की चपेट में आएगा। भारत में अफगान छात्रों की एक बड़ी आबादी है। तमाम अफगान छात्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। इन छात्रों का कहना है कि उनके वीजा की अवधि बढ़ाई जाए, जिससे वो कुछ और समय तक भारत में रह सकें। जेएनयू में पढ़ने वाले ज्यादातर अफगान छात्रों का वीजा आगामी अगले कुछ महीनों में खत्म हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान छात्रों का वीजा दिसंबर तक वैध है। अफगानिस्तान के हालातों को देखते हुए छात्र वापस नहीं जाना चाहते हैं। नतीजतन ज्यादातर छात्र नए कोर्सेज जैसे पीएचडी के जरिए अपने वीजा की अवधि बढ़वाना चाहते हैं। छात्रों का कहना है कि अफगानिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। गृह युद्ध में ज्यादातर लोग बेरोजगार हैं। वो मौत और हिरासत से बचना चाहते हैं। कुछ छात्रों को सितंबर अंतिम हफ्ते तक हॉस्टल छोड़ना है। अब बात सियासत की। सियासत के सबसे बड़े आशियाने संसद की। संसद के मानसून सत्र में अकल्पनीय हंगामा हुआ। संसद पक्ष और विपक्ष की लड़ाई का अखाड़ा बन गया था। लेकिन दोनों राजनीतिक हलकों के 2 ऐसे चेहरे हैं जिनके पास पूरी सियासी खींचतान का हल है। सरकार की तरफ से वो चेहरा है पीयूष गोयल और विपक्ष की तरफ से वो चेहरा है राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। जुलाई 2021 में पीयूष गोयल को राज्यसभा में नेता सदन का जिम्मा सौंपा गया था। इसे सीधे तौर पर प्रमोशन के रूप में देखा गया। इससे साफ था कि वो सरकार के विश्वसनीय पात्र हैं। एक और ऐसा वक्त था जब पीयूष गोयल मोदी सरकार के सधे सियासी चेहरे साबित हुए थे। वित्त मंत्री अरुण जेटली की सेहत बिगड़ना शुरू हुई थी, तब पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। यह फैसला इसलिए भी अहम था क्योंकि चुनावी वर्ष में लिया गया था। सुरेश प्रभु के कार्यकाल में कई रेल दुर्घटनाएं हुई थी। पीयूष गोयल के मंत्रालय संभालते ही हालात बदले। पिछले महीने केंद्रीय मंत्रिमंडल में हुए फेरबदल में पीयूष गोयल को वाणिज्य उद्योग, उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्रालय का मंत्री बनाया गया था। संसदीय हंगामे से निकलकर आने वाला दूसरा नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे का। 1969 में वो कांग्रेस में शामिल हुए और इस पार्टी के होकर ही रह गए। 2020 में वो राज्यसभा के लिए नामित किए गए। उनकी एक ख्वाहिश थी कि जो राजनीति में 5 दशक बीतने के बाद भी पूरी नहीं हुई। 80 के दशक की शुरुआत में जितनी बार कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में आई, खड़गे को मुख्यमंत्री पद का सबसे प्रबल दावेदार माना गया। लेकिन हर बार की बाजी अंतिम समय में उनके हाथ से निकल गई। इतना कुछ झेलने के बावजूद खड़गे राज्यसभा में विपक्ष का मत मजबूती से रखते हैं, संसदीय चर्चाओं में सक्रियता से हिस्सा लेते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2 चेहरे संसद की समस्याओं का हल कब तक लेकर आते हैं। इस बीच विपक्षी खेमे से एक और बड़ी खबर आई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके राहुल गांधी से रियल रिलेशन नहीं है। एक न्यूज पोर्टल से हुई बातचीत में कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बहुत अच्छे संबंध नहीं है। 2 सालों से उनकी राहुल से बात तक नहीं हुई है। वरिष्ठ नेता ने यहां तक कहा कि उन्हें याद भी नहीं है कि वो राहुल से आखिरी बार कब मिले थे। कितनी बड़ी विडंबना है कि एक तरफ विपक्ष एकता का दम भर रहा है और दूसरी तरफ ऐसे सियासी बयान सुर्खियां बटोर रहे हैं। अब हम शो के आखिर में आ चुके हैं। यहां हमारे पास आपके लिए एक पॉजिटिव खबर है। 15 अगस्त के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का ऐलान किया। मिशन का मकसद देश को कार्बन मुक्त ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। इसके तहत भारत को 2047 तक ऊर्जा के क्षेत्र में पूरी तरह स्वावलंबी बनाने की बात कही गई है। इसमें सबसे अहम होगी ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल की भूमिका। सबसे बड़ी बात यह है कि निजी और सरकारी कंपनियां भी इसके लिए कमर कस चुकी हैं। यह ऊर्जा का सबसे साफ सुथरा स्रोत माना जा रहा है।
इसे प्राकृतिक गैस, बायोगैस और नवीकरणीय ऊर्जा, सौर और पवन ऊर्जा जैसे संसाधनों से तैयार किया जा सकता है। फरवरी 2021 में पेश किए गए बजट में भी हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की गई थी। मिलते हैं कल, तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।